नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महकता इंडिया पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, बेल आइकन को दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे जो नई वीडियोस आएंगी उनका आपको पता चलता रहे। बात फरवरी 1764 की है। भरतपुर के जाट राजा जवाहर सिंह को रोहिल्लाओं के खिलाफ लड़ाई में समर्थन देने के लिए सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया की लीडरशिप में बुढ़ा दल नजीब खान रोहिल्ला के इलाके सहारनपुर में था। तरना दल सरदार जलंधर बाड़ी और दोआब में अपने अपने इलाकों की सुरक्षा के लिए वापस लौट गए। जैसे ही वो जलंधर दोआब पहुंचे, वहां का फौजदार सद्दात खान चुपके से वहां से निकल गया। असल में वो सरहिंद के फौजदार जैन खान की हार और उसके बाद उसकी मौत से अंदर तक हिल गया था और बुरी तरह से डर गया था। अब खालसा फौज लाहौर की तरफ आगे बढ़ी। उस समय काबुली मल लाहौर का शासक था। वहां पर खालसा की पहली लड़ाई उबैद खान से, जो कलां से चलकर वहां आया था। इस युद्ध में उबैद खान मारा गया। अब सिंह काबुली मल के पास पहुंचकर इकट्ठे हुए लाहौर में और उससे लाहौर के कसाईयों को पनिशमेंट देने के लिए कहा, जिन्होंने अभी हाल ही में 30 के आसपास गायों की एक साथ हत्या की थी। काबुली मल ने सिंघों से कहा कि मैं कट्टर धार्मिक मुस्लिम बादशाह का कर्मचारी हूँ। वो दिल्ली के उस वक्त के मुगल बादशाह की बात कर रहा था और उसने कहा कि गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने से बादशाह नाराज हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ काबुली मल सिंघों को भी नाराज नहीं करना चाहता था, जो कि लाहौर के अंदर आ चुके थे, प्रवेश कर चुके थे। इसलिए काबुली मल ने शहर के गणमान्य व्यक्तियों की सहमति से और उनकी अनुमति लेकर 2-3 लाहौर के कसाईयों के हाथ पैर कटवा दिए। इसके अलावा काबुली मल खालसा को मुआवजा देने के लिए भी तैयार हो गया और उसने सरदार हरि सिंह के प्रतिनिधि के रूप में टेक चंद को 10 रुपये प्रतिदिन तनख्वाह पर नियुक्त कर लिया। इस तरह से राजधानी लाहौर में खालसा शासन की नींव पड़ी। लाहौर से लगभग 8 मील की दूरी पर सरदार सोभा सिंह ने नियाज बेग पर अपना नियंत्रण कर लिया और वो वहाँ पर चूंगी वसूल करने लगे। दोस्तों, सरहिंद को जीतने के बाद जब सरदार चड़त सिंह वापस लौटे तो पता चला कि रोहतास के फौजदार सरबुलंद खान ने सरदार चड़त सिंह के इलाके का काफ़ी एरिया अपने कंट्रोल में कर लिया था। सरबुलंद खान दरअसल बादशाह अहमद शाह दुर्रानी का चाचा लगता था रिश्ते में, और उसने वहाँ पर चौधरी रहमत शाह और दीवान शिवनाथ का कत्ल पहले ही करवा दिया था। उन पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने इस इलाके में खालसा को इन्वाइट किया था, जिसके बाद इस इलाके में खालसा का कब्जा। अब खालसा के लिए ज़रूरी हो गया था कि इन इलाकों को सरबुलंद खान के कंट्रोल से आज़ाद करवाया जाए। इसीलिए सरदार चड़त सिंह और सरदार गुजर सिंह भंगी ने रोहतास के किले के चारों ओर घेरा डाल दिया। घेराबंदी 4 महीने तक चली, लेकिन किले को जीता नहीं जा सका। अब सरदारों ने घेराबंदी हटाने का फैसला किया और पीछे हटने का नाटक किया। सरबुलंद खान सिंघों का पीछा करने के लिए बाहर आया तो उन्होंने एकदम पीछे मुड़कर हमला कर दिया और सरबुलंद खान को घेर लिया और उसको जीवित पकड़ लिया। लेकिन सरदार चड़त सिंह ने उसको सम्मानजनक तरीके से रखा और वो घायल हो गया था तो उसका इलाज भी करवाया और हर तरह की सुविधा उसको दी। इससे सरबुलंद खान बहुत खुश हुआ और उसने सरदार चड़त सिंह से कहा कि अगर आप अगले बादशाह बन जाते हैं तो मैं आपके लिए फौजदार के रूप में आपकी सेवा करने के लिए भी तैयार हूँ। तब सरदार साहब ने जवाब दिया कि सरबुलंद खान, वाहे गुरु जी ने खालसा को शाही शक्तियाँ तो पहले ही दे दी हैं, लेकिन हम तुमको जेल में ही रखना चाहते हैं ताकि सारी दुनिया को पता चले कि बादशाह अहमद शाह अब्दाली का चाचा सरदार चड़त सिंह की जेल में था। ये सुनकर सरबुलंद खान ने सरदार चड़त सिंह को एक सुझाव और दिया कि अगर आप मुझको छोड़ देते हैं तो इससे आपका गौरव और बढ़ेगा, क्योंकि लोग सोचेंगे कि सरदार चड़त सिंह इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने बादशाह के चाचा को अपने कब्जे में ले लिया था और हिरासत में रखने के बाद अपनी मर्जी से रिहा कर दिया। सरदार साहब को सुझाव पसंद आया और उन्होंने सरबुलंद खान को सम्मानजनक रूप से रिहा करके उसको विदाई दी। इस जीत के अभियान के बाद झेलम और सिंध के बीच का इलाका खालसा के कब्जे में आ गया और इसको सरदार चड़त सिंह और भंगी सरदारों ने आपस में बांट लिया। दोस्तों, इस घटना का जिक्र गणेश दास लिखित 4 बाग़े पंजाब और प्राचीन पंथ प्रकाश में मिलता है। इस वक्त जब सरदार चड़त सिंह और गुजर सिंह सरबुलंद खान के खिलाफ इस अभियान में लगे हुए थे, तभी सरदार हरि सिंह भंगी, उनके बेटे और सरदार हीरा सिंह नकाई पंजाब के साउथ वेस्ट के इलाके की तरफ बढ़े और उसके बाद मुल्तान को जीतकर डेरा इस्माइल खां और डेरा गाजी खां तक पहुंच गए। दस्तावेज जंगनामा के लेखक काजी नूर मोहम्मद गुंजाबे लिखते हैं कि सिख लाहौर और मुल्तान के इलाकों तक पहुंच गए थे। उन्होंने लाहौर से डेरों तक के सभी इलाकों पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने धर्म के पाबंद मुसलमानों पर भारी दबाव बनाया और इस पूरे इलाके को
अपने पैरों तले रौंद डाला। जब इस पूरे घटनाक्रम के बारे में अफगानिस्तान में बैठे बादशाह अहमद शाह दुर्रानी को पता चला कि खालसा ने दुर्रानियों को पंजाब से बाहर निकाल दिया है, जैन खान को मारने के बाद सरहिंद पर कब्जा कर लिया है, सज्जाद खान को जालंधर से बाहर कर दिया है। हालांकि जैन खान का हश्र देखकर सज्जाद खान ने खुद ही मैदान छोड़ दिया था और दोआब के इलाके को छोड़कर चुपके से भाग गया था। लाहौर में काबुली मल ने सरेंडर कर दिया। जहान खान और सरबुलंद खान से सियालकोट और रोहतास छीन लिए गए और मुल्तान को जीतकर डेरा इस्माइल खान और डेरा गाजी खान तक पहुंच गए हैं, जो कि सिंध अफगानिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास में ही स्थित है। तो अहमद शाह दुर्रानी बेहद परेशान हो गया ये जानकर कि उसके बहादुर और प्रसिद्ध मिलिट्री कमांडर जहान खान, सरबुलंद खान, जैन खान, मुराद खान, सज्जाद खान और दूसरे कमांडर भी सिंघों की बढ़ती ताकत को रोक नहीं पाए। तो बादशाह अब्दाली ने कलात के बलोच शासक मीर नासिर खान को लिखा कि उसको फिलहाल मक्का जाकर हज करने के इरादे को छोड़कर अपनी पूरी सेना के साथ सिंघों के खिलाफ उसका साथ देने के लिए आना चाहिए। मीर नासिर खान को पहले ही सिंघों के मुल्तान और डेरों के ऊपर हमले की खबर मिल चुकी थी। वो अपने खुद के इलाके के बारे में चिंतित हो उठा, जो कि डेरा गाजी खान से ज़्यादा दूर नहीं था। वैसे भी मुल्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी कब्रगाहें और सूफी संतों की मज़ारें थी, इसलिए मीर नासिर खान ने सिंघों के खिलाफ जिहाद के प्रस्ताव को अपने मुल्ला मौलानाओं के पास इसके संबंध में फैसला करने के लिए भेजा। उन्होंने इस पर अपनी मंजूरी दे दी। इस प्रकार अहमद शाह दुर्रानी और मीर नासिर खान बलोच ने अक्टूबर 1764 में सिखों के खिलाफ जिहाद के संकल्प के साथ पंजाब पर हमला बोल दिया। दुर्रानियों की 18,000 की फौज और 12,000 बलोच एमनाबाद के पास इकट्ठे हुए। गुंजाबे का काजी नूर मोहम्मद भी मीर नासिर खान की फौज में शामिल हुआ। उसने मीर मोहम्मद से अपील की कि जिहाद के ख़त्म होने के बाद जब बादशाह उसको डेरे और शिकारपुर का इलाका दें तो उसको यानी नूर मोहम्मद को इनमें से किसी एक जगह का काजी बनाया जाना चाहिए। काजी ने कहा कि मैं इस युद्ध में आपके साथ जाऊंगा और इसका पूरा विवरण भी लिखूंगा, और इस तरह जंगनामा शीर्षक के तहत इस युद्ध का विवरण लिखा गया। इस वक्त पंजाब के सेंट्रल एरिया में कोई भी सिंह योद्धा मौजूद नहीं था, और जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया उस वक्त बुढ़ा दल के 15,000 सिंघों के साथ भरतपुर के जाट राजा के समर्थन के लिए दिल्ली गए थे। सिर्फ सरदार चढ़त सिंह ही रचना और दोआब के इलाके में मौजूद थे, और इस समय वो भी सियालकोट गए हुए थे। जैसे ही उनको अहमद शाह के इस हमले का पता चला, वो लाहौर की तरफ तेज़ी से आगे बढ़े। नवंबर के तीसरे या चौथे हफ्ते में खालसा बिना किसी अड़चन या विरोध के जब लाहौर पहुंचे तो वहां इनका सामना करने के लिए कोई नहीं था। अहमद शाह अब्दाली एक दुविधा में फंसा हुआ था। उसने एक बैठक बुलाई और ऐसी स्थिति में आने वाले समय में किस तरह की रणनीति हो, इसके बारे में अपने सरदारों के साथ परामर्श किया। अगली सुबह, जैसा कि नॉर्मली होता था, मुख्य अफगान सरदार अपने बादशाह के साथ एक मीटिंग में थे कि तभी एक सेना की फ्रंट लाइन से एक घुड़सवार तेजी से वहां पर पहुंचा और उसने खबर दी कि सिंघों ने दुर्रानियों की सेना पर हमला बोल दिया है और उसके कई सैनिकों को मार दिया है और अग्रिम गार्ड को बहुत ही बुरी स्थिति में डाल दिया है, और अगर बादशाह तुरंत वहां उनकी मदद के लिए नहीं पहुंचे तो सारा संसार अंधकार में डूब जाएगा। उस वक्त सिंह आर्मी को सरदार चढ़त सिंह लीड कर रहे थे और उन्होंने ही बलोच आर्मी के एडवांस गार्ड पर अटैक किया था। दोस्तों, जब लड़ाई होती थी तो सेना को लेयर्स में बांट दिया जाता था। सबसे आगे जो लाइन ऑफ सोल्जर्स होती थी उसको एडवांस गार्ड बोला जाता था। गहरम खान और अहमद खान बलीदी एडवांस गार्ड के जॉइंट कमांडर थे। सरदार चढ़त सिंह का हमला इतना तेज़ और ज़बरदस्त था कि पहली बार में ही अहमद खान और उसके बेटे की मौत हो गई। मीर अब्दुल नबी रायसेनी और मीर नासिर खान एडवांस्ड गार्ड की मदद के लिए जंग के मैदान में पहुंचे। लड़ाई के दौरान मीर नासिर खान का घोड़ा मारा गया और वो खुद ज़मीन पर गिर गया था। ठीक उसी वक्त अगर उसके 2 गनमैनों ने हमला करने वाले सिंघों पर फायर नहीं किया होता तो ईश्वर का कोई चमत्कार ही उसको बचा सकता था। और जब तक रात का गहरा अंधेरा नहीं छा गया वो लड़ाई चलती रही। सिंघों के हमला करने की शैली बड़ी अनोखी थी। सबसे पहले एक रेजिमेंट दूर से दुश्मनों के ठिकानों पर गोलीबारी करेगी और फिर वो अपनी बंदूकों को फिर से लोड करने के लिए पीछे हट जाएगी। इस बीच दूसरी रेजिमेंट दूसरी दिशा से दुश्मन पर हमला करेगी और इस तरह 3 या 4 रेजिमेंट चारों दिशाओं से गोलियों की बारिश करती रहेंगी और दुश्मन को किसी भी दिशा में बढ़ने या चैन लेने की इजाज़त नहीं देंगी। दुश्मन पर हर समय दबाव बनाए रखने के लिए वो बीच में अपने लिए कुछ आराम का इंतज़ाम कर लेते थे। अपनी रचना जंगनामा में नूर मोहम्मद गुंजाबे लिखता है कि जब मीर नासिर खान दोबारा अहमद शाह अब्दाली से मिले तो बादशाह ने उनकी बहादुरी पर उनको बधाई दी और साथ में उन्होंने उसको चेतावनी भी दी कि वो सिंघों के खिलाफ इतनी तेज़ी से आगे ना जाए और इस तरह से अपनी जान को जोखिम में ना डाले।
दुर्रानी के साथ एक तगड़ी मुठभेड़ के बाद सरदार चढ़त सिंह कहीं सुरक्षित स्थान पर चले गए और दूसरे अवसर का इंतजार करने लगे। किसी ने अब्दाली को सूचना दी कि सिंह अमृतसर के लिए रवाना हो गए, इसलिए शाह यानी कि अहमद शाह अब्दाली उस दिशा में ही आगे बढ़ा। रास्ते में उनको 3 दिन और 3 रातें लगी और चौथी रात यानी कि 30 नवंबर 1764 को वे अमृतसर पहुंचे। ऐसा लगता है कि सिंघों के समय समय पर होने वाले हमलों से अमृतसर की ओर उनका अभियान डिस्टर्ब हो गया था। 1 दिसंबर को जब अहमद शाह दुर्रानी दरबार साहिब पहुंचा तो उसको वहां पर कोई भी सिंह कहीं भी नजर नहीं आया। जब वो दरबार साहिब परिक्रमा पर पहुंचा तो 30 सिंह टावर से बाहर आए और वो केवल 30 योद्धा, पूरी 30,000 की फौज, जिसमें 18,000 अफगान और 12,000 बलूचों वाली अहमद शाह अब्दाली की सेना थी, उस पर टूट पड़े। काजी नूर मोहम्मद गुंजाबे अपनी रचना जंगनामा में लिखता है कि जब बादशाह और उसकी सेना गुरुचक यानी अमृतसर पहुंचे तो वहां कोई काफिर नहीं देखा गया। मैं आपको यहाँ बता दूं कि उस वक्त के जितने भी मुस्लिम इतिहासकार थे जो किसी पर्टिकुलर मुस्लिम बादशाह के लिए लिखते थे या उसके दरबारी होते थे, वो गैर मुस्लिमों को काफिर कहकर ही संबोधित किया करते थे, उनमें चाहे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध या और किसी धर्म के अनुयायी हों। जैसा कि नूर मोहम्मद ने लिखा है कि वहाँ कोई काफिर नहीं देखा गया। आगे नूर मोहम्मद कहता है कि लेकिन कुछ लोग श्री दरबार साहिब की पवित्रता की रक्षा के लिए टावर में रह रहे थे। जब उन्होंने बादशाह और इस्लामी सेना को देखा तो वो सभी टावर से बाहर आए। उनकी संख्या 30 थी। वो मौत के सामने बिल्कुल भी भयभीत और परेशान नहीं लग रहे थे। मुस्लिम सैनिकों के साथ उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से लड़ाई में झोंक दिया और इसी जंग में उन्होंने अपना खून बहा दिया। इस तरह वो सभी मारे गए और उनकी आत्माएं 7वें आसमान में चली गई। ये काजी नूर मोहम्मद द्वारा दिया गया आंखों देखा विवरण था, क्योंकि वो उस दिन वहाँ पर मौजूद था। इस प्रत्यक्षदर्शी विवरण से हमें पता चलता है कि कैसे सिर्फ 30 सिंघों ने अपनी कम तादाद का भी कोई ख्याल नहीं किया। श्री अकाल तख्त टावर से बाहर आकर मौत का विचार भी मन में लाए बगैर 30,000 की तादाद वाली अफगान बलोच सेना पर हमला कर दिया और अपने गुरु के नाम पर सर्वोच्च बलिदान दे दिया। ये भाई गुरबख्श सिंह जी का जत्था था जिसने 1 दिसंबर 1764 को श्री दरबार साहिब की रक्षा में शहादत दी थी।